अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जाको लोहार में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। मैं हूँ मुनीबा आसिफ। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ जो है, सुबह का आगाज़ बहुत अच्छा हुआ होगा और बल्कि हमारे शहर लाहौर का जो सुबह सवेरे का जो मौसम है वो भी बहुत बहुत अच्छा हो चुका है। और रात को भी खैर वैसे तो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन जैसे ही सुबह उठे हैं और सुबह उठ के हमने जब अपने काम काज पर जाने के लिए बाहर निकले हैं, मैं जब निकली हूँ, आप लोग भी ऑब्वियसली तैयारी पकड़े होंगे कि हमने अपने ऑफिस जाना है, तो बाहर जब निकले हैं तो आपको पता चला होगा कि जनाब मौसम बदल चुका है। एक तो सर्दी की शिद्दत जो है ना वो ज़्यादा होती जा रही है, सर्दी के साथ साथ जो फॉग की सूरत हाल है वो भी इंटेंस होती जा रही है। फॉग भी बहुत मज़ीद जो है ना पूरा हमारा लाहौर जो है ना वो इसकी लपेट में है। और दूसरा, शहर लाहौर में मुख्तलिफ़ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और जिसके हवाले से हम बात करते थे रोज़ाना की बुनियाद पर कि जनाब कब ये खुश्क सर्दी से जान छूटेगी और कब बारिशें बरसेंगी, हल्की हल्की बारिश होगी, बादल बरसेंगे शहर लाहौर पे और उसके बाद ये जो फ़ज़ाई आलूदगी है या फिर खुश्क सर्दी है, वायरल इन्फेक्शंस हैं, इससे हमारी जान छूटेगी। तो अभी तो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है आज के दिन मुख्तलिफ़ इलाकों में। क्या पता आपके इलाके में हो रही हो। जहाँ मैं जहाँ जिस इलाके से आई हूँ वहाँ पर हो रही थी। थोड़ा सा आगे हम गए तो वहाँ पर बारिश नहीं हो रही थी, बूंदाबांदी नहीं हो रही थी। तो ये कुछ इलाकों में हो रही है, कुछ इलाकों में नहीं हो रही है। हम फिर भी आपको अपने जो है ना गेस्टों के थ्रू इन चीज़ों के ऊपर वक्तन फ़वक्तन जो है ना वो अपडेट देते रहेंगे कि ये चीज़ों को किस तरह हमने हैंडल करना है। खैर अभी हम आगे बढ़ते हैं, कुछ सेहत के मुतालिक बात कर लेते हैं और आज हम एक ऐसे मसले के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो खामोशी से बच्चों और बड़ों दोनों को मुतासर कर रहा है और वो है एसाब। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान का असाबी निज़ाम मुतासर होता है और इस बीमारी में इंसान के अज़ा दुरुस्त तरीके से काम करना छोड़ देते हैं। अब असाब जो है वो हमारे जिस्म का एक इंतहाई अहम और लाजमी हिस्सा है। ये हमारे दर्द, हरकत, यादाश्त, जज्बात और जिस्मानी तवाज़ुन को कंट्रोल करते हैं। अब जिसकी बड़ी वजूहात में मोबाइल और स्क्रीन का हद से ज़्यादा इस्तेमाल है। इसके अलावा असाबी कमज़ोरी की वजूहात और अलामात क्या हैं और हिकमत में इसका क्या तरीका इलाज मौजूद है, इस हवाले से आज हमने बात करनी है। हमारे साथ हकीम मुजम्मिल हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। हकीम साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक मैं भी। हकीम साहब आज हमने असाब के हवाले से बात करनी है क्योंकि हर कोई यही कहता हुआ नज़र आता है कि असाबी कमज़ोरी है, हमें असाबी कमज़ोरी है। ये असाब होते क्या हैं? और सबसे पहले तो कमज़ोरी के वाले से बात करेंगे, लेकिन ये जो असाब हैं ये इनका फ़ंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, किस तरह ये फंक्शंस कर रहे होते हैं, ये भी बताइए सबसे पहले। जी बहुत शुक्रिया। जैसे ही हमारे जिस्म की सेहत की बात आती है तो फिर बहुत सारे निज़ाम ज़ेर बहस आते हैं। इसको बहुत सारे निज़ाम जो है ना वो इस तरह से कवर्ड किए हुए हैं जिनमें इसका निज़ाम इंहज़ाम है, इसमें निज़ाम इखराज है, इसमें निज़ाम दौरान खून है, फिर उसके साथ साथ ही एक निज़ाम आसाब है। और अगर हम इसकी आसान तारीफ समझना चाहें ना तो ये है कि जैसे किसी बिल्डिंग का एक कंट्रोल सिस्टम होता है जी। कंट्रोल टावर कोई भी होता है जहाँ से वो पूरी बिल्डिंग कंट्रोल हो रही होती है, तो ये जो कंट्रोल सिस्टम है ना ये हमारा आसाबी निज़ाम है। मतलब इसने पूरे जिस्म को कंट्रोल रखना होता है। किसको कितनी मिकदार में ग़िज़ा चाहिए वो भी ये तयन करते हैं, किसको कितनी ख़तरे से महफूज रखना है वो भी ये तयन करते हैं, कौन सी चीज़ों के फ़ैसले कितनी मजबूती के साथ लेने हैं वो भी आसाब जो है वो तयन करते हैं। तो अगर इसको हम इतनी अहमियत के साथ समझें तो ये है कि हमारी पूरी जिस्म की सेहत का दारोमदार जो है ना वो आसाब के मजबूत होने पर है। अगर इसको हम अदबी लिहाज से देखें जी। मतलब अदबी लिहाज से बहुत सारे लोगों ने इसको जो है वो अपने अल्फाज में इस्तेमाल किया है। अगर आप तनकीद बर्दाश्त करना आती है आपको, अगर आप अपने ऊपर होने वाला कीचड़ उछलने वाला बर्दाश्त करने की सकत रखते हैं, अगर आप अपने गमों को कंट्रोल रखने की सकत रखते हैं तो फिर आप मजबूत आसाब के बने। क्या बात है, वाह जी। ये कहा जाता है कि आपके आसाब मजबूत हैं तो आप हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं।
तो कुव्वत बर्दाश्त अगर पैदा होती है तो वो मजबूत आसाब के साथ पैदा होती है। ठीक है। तो जिस इंसान में कुव्वत बर्दाश्त होती है उसका मतलब है कि उसका दिल मजबूत है तो वो बर्दाश्त कर रहा है, उसका दिमाग मजबूत है तो वो चीज़ों को बर्दाश्त कर रहा है। बेशक ऐसे तो फिर इसको हम मुख्तसर समझ लें तो ये है कि दिमाग और दिल का मजबूत होना ही मजबूत आसाब की अलामत है। अगर ये दोनों चीज़ें मजबूत हैं, फिर कभी कभार ऐसा होता है कि आसाब मजबूत होंगे तो ये दोनों मजबूत होंगे। सही है, ओके। अगर आसाब मजबूत हैं तो फिर दिमाग भी मजबूत है और दिल भी मजबूत है, और अगर ये दोनों मजबूत हैं फिर पूरा दौरान खून मजबूत है। फिर आपके अंदर ये जो अमूमी तौर पर छोटे छोटे मस्कुलर पेन हो जाती है, कंधों पे दबाव आ जाना, मैं साथ ही अलामात इसमें ऐड कर देता हूं। हाँ जी, कि असाब की कमजोरी की अलामत। थोड़ी जैसे ही बैठने के साथ कंधों पे दर्द आ जाना, हल्का हल्का सर में दर्द रह जाना, आंखों में कुछ चीज चुभन महसूस होते रहना, या आप थोड़ी देर बैठते हैं तो पाँव का यख ठंडा हो जाना या पाँव का सुन्न हो जाना, या आप बैठ के एकदम के लिए उठते हैं तो सर के ऊपर आंखों में एक चक्कर से आना शुरू हो जाते हैं, अंधेरा सा आना शुरू हो जाता है। ये सारी अलामात आसाब से मुतल्लिका होती हैं। तो हमें इन सब चीज़ों को देखने के बाद कुछ इस इलाज की तरफ तवज्जो की जाए तो ये है भी बड़ा ज़रूरी कि हम इसको नोट करें, ताकि हम अपने मुआशरती मामलात में भी एक्टिव रह सकें, अपने घरेलू मामलात में भी एक्टिव रह सकें। घर में भी मियाँ बीवी में किसी एक के आसाब मजबूत हों तो लड़ाइयाँ कम होती हैं, अगर दोनों के कमज़ोर हो जाएं तो फिर लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं। अच्छा, ये भी हमें बता दें, जैसे अभी आपने कमज़ोर असाब वालों के अलामात बताई हैं, तो जो अलामात आपने बताई है ये क्या कॉन्टीन्यूसली रहती हैं अलामात, जिसकी वजह से हम डायग्नोज कर सकते हैं कि हमारे असाब कमज़ोर हैं, या फिर ये कभी होंगी और कभी नहीं होंगी? देखें, किसी और बीमारी का वजूद ना हो, मतलब देखें सर का चकराना जो होता है वो मैदे की खराबी से भी हो सकता है, लेकिन अगर आपको मैदे की खराबी नहीं है, अगर आपको नज़ला ज़ुकाम नहीं है, या अगर आपकी नज़र कमज़ोर नहीं है, इसके बावजूद आपका सर चकरा रहा है तो फिर आपको असाबी कमज़ोरी है। अगर आपका सर्वाइकल कोई मसला है, मतलब गर्दन के पट्टों में दर्द है और सर के पीछे वाले हिस्से में दर्द है, और आपको कोई मोहरे का भी मसला नहीं है, ठीक है, आपको कोई दिमागी असाब के अलावा कोई और प्रॉब्लम नहीं, मतलब आपको ब्लड प्रेशर नहीं है जी, तो इसके ना होने के बावजूद अगर ये दर्द हो रहा है तो फिर आपको असाबी कमजोरी है। ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि पेट की ऊपर वाली जिल्द दुखती है, कभी तो पेट में दर्द होता है ना, कभी सिर्फ पेट की ऊपर वाली जिल्द दिखती है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो पेट के मसल्स होते हैं उनमें भी प्रॉब्लम आई हुई होती है। इन दिनों में जो ठंड होती है, कभी कभार सिर्फ सीने के एक साइड पे दर्द होता है, जो पीछे कंधे पर भी जा जाता है, तो अमूमन लोग समझते हैं कि ये कहीं दिल का दर्द ना हो, लेकिन ये ठंड भी लग जाती है और मसल्स में दबाव आ जाता है, तो इसको असाबी कमजोरी की दर्द भी कहा जाता है। तो हमें ये सारी चीजें जो है वो देखनी पड़ती हैं। मतलब इसी पोजीशन में जैसे आप बैठे हुए हैं, 10 मिनट अगर बैठ जाते हैं तो फिर टांगे सुन्न हो जाती हैं या पाँव ठंडे हो जाते हैं, और ठंडे होने के साथ आप सीधा करते हैं तो जैसे कड़ल टैप पड़ जाते हैं, अकड़ाव पड़ जाता है। तो अगर तो आपका HB लेवल भी ठीक है, अगर आपका जो है वो नज़र में भी मसला नहीं है, जिगर मैदे के भी कोई मसले नहीं है, फिर भी ये अलामत आ रही है तो फिर ये असाबी कमजोरी है। तो अगर ये सारे मामलात ठीक होने के बावजूद भी ये प्रॉब्लम्स आपको आ रही है तो असाबी कमजोरी है, तो उसके लिए क्या नुस्खाजात आपने इस्तेमाल करने हैं, अब उसके ऊपर हम चलते हैं। अच्छा, ज़्यादातर आजकल के दौर में बच्चों के अंदर असाबी कमजोरी बहुत पाई जाती है, बच्चे इस हवाले से कंप्लेन कर रहे होते हैं, और ख़ासतौर पर बुज़ुर्गों में भी है। तो इनमें किस चीज़ की वजह से हो रही होती है? दोनों में, ख़ासतौर पर बच्चों में भी और बुज़ुर्गों में भी। जैसे ही बच्चा अपनी खुराक पर आता है, मदर फीड से जब वो चेंज होके अपनी खुराक पे आता है, तो जब तक बच्चों की खुराक में देसी चीज़ें थीं, मतलब जब माएँ उनके लिए रोज़ कोई ना कोई अच्छी चीज़ तैयार करती थीं, मतलब कोई दलिया बना देना, कोई साबूदाना की खीर बना देना, कोई मगजियात का पेस्ट बना देना, या कोई देसी घी की बनी चीज़ें इस्तेमाल करवा देना, जब तक तो बच्चे ये खाते रहते थे तो उनके असाब मजबूत भी रहते थे, नज़र भी मजबूत रहती थी। अब जब बच्चे अपनी खाने वाली पोजीशन में आते हैं तो सबसे पहले तो उनके लिए बिस्किट्स आते हैं, फिर चॉकलेट आते हैं, फिर जो बाहर की बहुत सारी बंटियां आती हैं, बहुत सारे गंदे पापड़ आते हैं, बहुत सारे ख़राब घी की बनी हुई चीज़ें आती हैं। तो जब बच्चे उस उम्र में जब उनको कैल्शियम, आयरन, पोटाशियम, प्रोटीन सब चाहिए होता है, उसके बरक्स हर वो रद्दी चीज़ हम उसको दे रहे होते हैं, तो फिर वो उनके असाब सोने पे सुहागा ना हकीम साहब कि ये सारी चीज़ों के साथ साथ स्क्रीन टाइम भी तो होता है बच्चों का। मैं उस पर आ रहा हूँ दादा से कि स्क्रीन टाइमिंग तो अब इतना ज़्यादा बढ़ चुका हुआ है कि ये लाजुम मलजूम हो गया है। मतलब पहले कमज़ोरी होती थी या कोई हिम्मत नहीं होती थी तो हम कहते थे ड्रिप लगा लो, तो अब माएँ कहती हैं मोबाइल पकड़ा दो।
अब मोबाइल ड्रिप वाले काम भी करता है, इसलिए माएँ सारी जो हैं वो एक साइड पे रहती हैं, तो बच्चा मोबाइल के साथ, लेकिन वो फ्यूचर में नज़र पर असर कर रहा होता है, दिमाग को महदूद कर रहा होता है, पट्ठों को कमज़ोर कर रहा होता है, तो हमें उससे अवॉइड करना चाहिए जितना जल्दी हो सकता है। और आपके लिए इंशाल्लाह अल्लाह पाक अपनी रहमत फरमा देगा। बेशक है, सही है। असाबी कमज़ोरी के हवाले से हम बात कर रहे थे और हिकमत में इसका क्या इलाज है उस पर हमने बात की। हकीम मुज़म्मिल हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। हकीम साहब बहुत शुक्रिया आपका। और जनाब, सर्दियों का मौसम जहाँ ठंडक और सुस्ती लेकर आता है, वहीं हमारी हड्डियों के लिए एक चैलेंज भी बन जाता है। एक तो धूप की कमी होती है, जो हम धूप में बैठ नहीं रहे होते हैं, और जिस्मानी सरगर्मी में कमी के बायस हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। इसलिए इस मौसम में ख़ास एहतियात की ज़रूरत पड़ जाती है। रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ ऐसी वर्जिशें जो हमारे जोड़ों की लचक बरकरार रखते हुए सर्दियों में होने वाली अकड़ाऊ को कम करने में मदद देती हैं। अगर डाइट की बात करें तो सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां, कैल्शियम, विटामिन डी से भरपूर खुराक हमारी हड्डियों की मजबूती में एक अहम किरदार अदा करती है। इसके साथ साथ जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक से परहेज़ भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि सेहतमंद हड्डियां एक मुतहरिक ज़िंदगी की ज़मानत है। इसलिए सर्दियों में हड्डियों को मजबूत रखने के लिए वर्जिश और ग़िज़ा कैसी होनी चाहिए, आज के प्रोग्राम में आपको उसी के हवाले से पता चलने वाला है। तो इस पर बात करने के लिए एज़ ऑलवेज़ हमारे साथ रहमान अब्बास मौजूद हैं, फ़िटनेस एक्सपर्ट हैं, ट्रेनर हैं, आपको एक्सरसाइज करना सिखाएंगे। तो रहमान, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह गुड। तो साथ ही साथ डाइट के हवाले से, ग़िज़ा के हवाले से बात करने के लिए क्लिनिकल डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट तूबा इदरीस ने हमें ज्वाइन किया है। तूबा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो सबसे पहले फिर रहमान की तरफ ही चले जाते हैं। रहमान, हड्डियों के हवाले से हमने बात करनी है कि हड्डियों को मजबूत करने के वाले, बोन्स मजबूत करने के हवाले से, बिकॉज हमारा स्ट्रक्चर, हमारी बोन्स मजबूत होंगी तभी हम लोग अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो उसके लिए किस तरह की कोई स्पेसिफिक बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी वर्कआउट है? यस एग्जैक्टली, बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं सबसे पहले, लेकिन आप जो आपका हेल्दी लाइफस्टाइल है उसको देखना है। वो ये नहीं देखना कि सारा आपने डिपेंड करना है कि आपके जो फूड है उसको आप इग्नोर कर रहे हो, तो सिर्फ फिटनेस की तरफ आप ध्यान दो। फिटनेस का तो मैं बता दूंगा, लेकिन साथ अपना हेल्दी लाइफस्टाइल भी रखना। ये नहीं कि उम्र कम है और हड्डियों से आप रह रहे हो, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। 206 से 213 हड्डियां होती हैं और 80 स्केलेटन बोन्स हैं। अब इनका ख्याल कैसे करना है, क्योंकि मोस्टली आप देख लो कि डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डेफिशिएंसी किसकी है जी? डी की, बोन्स के इश्यूज हैं। वेट थोड़ा सा बढ़ गया है तो बोन्स आपकी रहना शुरू हो जाती। सारा देखिए, आप बिगर बाइसेप्स करते हो, बिगर मसल करते हो, या वेट लॉस, फैट लॉस करते हो, तो असर कहाँ पड़ता है? आपके स्केलेटन पे। स्केलेटन के ऊपर मसल्स हैं, वेसल्स हैं, और आप ध्यान देते हो सिर्फ मसल्स के ऊपर, वेसल्स के ऊपर, लेकिन जो बेस है, जो इंजन है, जो बॉडी, जो आपकी बिल्डिंग है, उसकी बेस को आपने ध्यान नहीं दिया तो क्या होता है? आप 30 के लगते होते 30 के हो, लेकिन लगते आप 40 के हो, 50 के हो। जी बस जी मेरे घुटने रह गए, मेरी बैक रह गई है, मोस्टली जो इश्यूज हैं। तो इसलिए ओवरऑल आपने अपना जो लाइफस्टाइल है उसको मॉडिफाई करना है, चेंज करना है। ट्रेनिंग उसका आगे हिस्सा है कि मोबिलिटी, स्ट्रेंथनिंग आपने वर्कआउट करना है। ठीक है, तो वर्कआउट पर जाने से पहले मैं तूबा से भी कुछ जानना चाहूँगी, फिर उसके बाद हम लोग ना वर्कआउट की तरफ चलेंगे। अच्छा तूबा, हड्डियों के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं? ख़ासतौर पर हमने सुना है विटामिन डी की कमी हो, कैल्शियम की कमी हो तो हमारी हड्डियाँ जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन कमज़ोर होने के साथ साथ ऐसी कौन सी तब्दीलियाँ आ रही होती हैं जिससे हमें पता चल जाए कि हमें कैल्शियम और विटामिन डी की कमी है? अच्छा, सबसे पहले तो हमने हमेशा कैल्शियम और विटामिन डी को ही हाईलाइट किया है। हमने यही सुना है, शायद यही दो कंपोनेंट है हमारी हड्डियों के लिए। जी, लेकिन साइड बाय साइड हमें चाहिए होता है विटामिन के, जो कि बोन फॉर्मेशन के लिए होता है। इसके अलावा हमें फॉस्फोरस जो है वो भी बोन मिनरल एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारी बोन हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, जैसे आजकल चक्करगंदी आई हुई है उसके अंदर पोटेशियम, मैग्नीशियम है, वो इसका इस्तेमाल करें। ये सारी चीज़ें ऑल टुगेदर एक फुल फ्लेज पैकेज है जो कि हमारी बोन हेल्थ के लिए है। इट इज़ नॉट लाइक कि सिर्फ हमने विटामिन डी और कैल्शियम पे डिपेंड करना है अपनी बोन ग्रोथ के लिए। तो अब एक्चुअली होता है कि हमारी जो कैल्शियम है वो बॉडी में एब्जॉर्ब भी तब होगी जब हम विटामिन डी लेंगे। अगर सिर्फ एक बंदा विटामिन डी लिए चले जा रहा है सप्लीमेंट्स वगैरह, तो उसकी ज़रूरी नहीं है कि, और कैल्शियम नहीं ले रहा, तो वो फिर उसका कोई पर्पस नहीं है आज सच। अच्छा, विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन के लिए हमें कैल्शियम लेना है? कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए हमें विटामिन डी चाहिए बॉडी के अंदर।
और सेकेंडली इसके अंदर हमें प्रोटीन भी चाहिए, क्योंकि ठीक है। प्रोटीन जो है वो मसल रिपेयरिंग के अंदर, टिश्यू रिपेयरिंग के अंदर बेसिकली काम रोल प्ले करती ठीक है। तो हमें सिर्फ विटामिन डी और कैल्शियम के ऊपर नहीं फोकस करना, बाकी हमने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का भी ख्याल रखना है। तो अगर मैं आपसे मज़ीद इसके फूड सोर्सेज की बात करती हूँ, तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगी कि जैसे हम दालों का इस्तेमाल करते हैं आजकल, हरे पत्ते की सब्जियां हैं, इसके अंदर हमारे पास ऑक्जेलेट्स हैं या फाइटेट्स हैं, ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हरे पत्ते वाली सब्जियों में और दालों में होते हैं, जो कि कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं होने देते बॉडी में। ओह ओके। जैसे कि अगर हम एक दाल ले रहे हैं और साथ में हमने कोई दूध का ग्लास पिया या दही का इस्तेमाल कर लिया या हमने चीज़ ले लिया, तो फिर जो उसके अंदर कैल्शियम है या विटामिन डी है वो हमारी बॉडी में फुली एब्जॉर्ब नहीं होगा। ओके। क्योंकि हमारा कॉम्बिनेशन राइट नहीं है। ठीक है। तो चीज़ें बेशक हम सब खा रहे हैं, लेकिन राइट कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसी तरह हम लोग अगर सनलाइट का एक्सपोजर है, तो अब इसके अंदर भी बहुत से लोग जो हैं बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सपोजर कर लेते हैं, तो इसके अंदर भी डिपेंड करता है आपने जो टाइम रखना है सन एक्सपोजर का, उसमें तो ये कि आपने सन ब्लॉक ना लगाया हुआ हो, और अर्ली मॉर्निंग और लेट नून के जो टाइमिंग्स हैं वो बेस्ट टाइमिंग्स होते हैं सन एक्सपोजर के लिए। अगर आप सनस्क्रीन लगाएंगे तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी में विटामिन डी जो है वो प्रॉपर्ली सिंथेसाइज नहीं होगा। तो जो आपके ख़ास तौर पे जो विटामिन डी सिंथेसिस है थ्रू सनलाइट, उसके अंदर आपकी बॉडी का जो स्किन कलर है वो भी मैटर करता है। जो डस्की लोग हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चाहिए होता है सन एक्सपोजर में, ताकि उनकी बॉडी जो है वो प्रॉपर्ली सिंथेसाइज कर सके, सिंथेसाइज कर सके, और वो जो अब्जॉर्प्शन हो रही है विटामिन डी की थ्रू सनलाइट, तो वो भी अच्छे से काम कर सके। चलिए हम लोग डाइट के बारे से बात करेंगे कि कौन से स्पेसिफिक ऐसी डाइट हमें लेनी चाहिए जिसमें हमें ये सारी चीज़ें मिल रही हों जो हमारी बोन हेल्थ के लिए अच्छी हैं। लेकिन उससे पहले हम एक्सरसाइज वर्कआउट के ऊपर बात कर लेते हैं। तो क्या वर्कआउट हैं स्पेसिफिक जो हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं? ओके, बोन्स को स्ट्रांग करने वाली एक्सरसाइज, और वो सबसे पहले, चाहे वो बच्चा है, बड़ा है, प्रो लेवल पे है या इंटरमीडिएट लेवल पे है, लेकिन कुछ एक्सरसाइजेज बॉडी वेट ट्रेनिंग के साथ और कुछ वेट के साथ, वो मेंशन करूँगा कि इसमें आप वेट ऐड कर सकते हो। बट सबसे पहले एक्सरसाइज जो करनी है, फुट पोजिशन, शोल्डर लेवल वाइड, एक पाँव चाहे राइट है लेफ्ट है उसको बैक मूव कर ले, डाउन करें और आगे की तरफ फॉरवर्ड पोजीशन करनी है। इसको साइड पोजीशन चेंज करता हूँ और मैंने आना है फुट फिंगर पे, हील अप होगी। ठीक है। पता चलेगा ना जोड़ों में कितनी ताकत है। ओके, ये मूवमेंट आपने करनी, मैं आगे इसको फॉरवर्ड कर रहा हूँ। बैक लेग नी फ्लोर पे टच होगा और होल्ड करना है आपने। इसी पोजीशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए हाथों को आप स्ट्रेट पोजीशन में कर सकते हो। ओवरऑल वेट प्रेशर आ रहा है नीज पे, बैक पे, बोन्स पे और ग्लूट्स पे आ रहा है। 10 सेकेंड ईच साइड। अगर आपको 2-3 सेकेंड्स के बाद पेन स्टार्ट हो गई है तो मीन्स के बोन्स में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, आपको डाइट उस हिसाब से चेंज करनी पड़ेगी। मोबिलिटी के लिए ओमेगा 3 भी ज़रूरी है बहुत, क्योंकि चटकने की जो आवाज़ें आती है वो कम होनी चाहिए। ओके, अगेन अपोजिट पोजीशन, फॉरवर्ड, ये सेम लाइक लंजेस, लेकिन इसमें आपने पोजीशन फ्लोर पे, बैक, इसको आगे की तरफ मैंने फॉरवर्ड किया है, हील अप, फुट फिंगर, देन स्ट्रेट पोजीशन, होल्ड 10 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, नेक्स्ट मूव, फ्लोर पे पोजीशन, घुटने दोनों फ्लोर पे, हाथों को फ्लोर पे और 90 डिग्री बॉडी पोजीशन। अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, राइट हैंड, लेफ्ट लेग टर्न, कर्व राउंड में इसको आपने मूव करना है प्रॉपरली। ये स्कैपुला बोन, ट्रैप्स, C4 C5 अपर एरिया, उसकी एक्टिवेशन के लिए डाउन, टर्निंग राउंड सर्कल में। ओके, देन अप, 5 सेकेंड होल्ड, देन स्ट्रेट, ओके, 5 सेकेंड होल्ड, देन स्ट्रेट, अगेन अपोजिट पोजीशन। ओके, 5 4 3 या आपकी जो बैक पे जो bone है एग्जैक्टली उसके स्कैपुला लिए। बोन मोस्टली इशू आता है यहाँ पे जी, और
जिसको हम कॉल करते हैं जिम में विंग्स ओवरऑल, लेकिन ये है स्कैपुला बोन, जो शोल्डर की एक मूवमेंट है, ठीक है। उसको आपने रिदम में लेके आना। ओके ओके, डाउन 5 सेकेंड, लुक लाइक इजी, लेकिन जब आप करेंगे ना तब आपको पता फिर चलेगा। पता चलेगा। ओके, 3 सेट्स, 5 सेकेंड होल्ड, ठीक है इसको 10 to 15 सेकेंड आप ब्रेक में लेके चल सकते हैं। ठीक है। ओके, नेक्स्ट मूवमेंट, शोल्डर लेवल पोजीशन, ये थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन आप चेयर सपोर्ट, वॉल सपोर्ट वो भी आप ले सकते हो। ठीक है। ओके, लेट्स गो। अपोजिट डायरेक्शन, मैं राइट लेग बेंड करूंगा जबकि ये स्ट्रेट होनी चाहिए। अप, देन बैलेंसिंग डाउन। टफ, बहुत टफ, नो नो, वेरी टफ। तो इसको आप जैसे फॉर मतलब एग्जाम्पल मेरे पास चेयर सपोर्ट हाँ, है, तो आप आप उसको उसको लेकर लेके सकते हैं। आप इस तरह बेंड कर सकते हो ठीक है। सपोर्ट के साथ। ठीक है। मोबिलिटी, स्टेबिलिटी, बैलेंस, ये सब आपकी बोन स्ट्रेंथनिंग के साथ कनेक्टेड है। ठीक है। ये होना बहुत ज़रूरी है। ये होगी विद वेट। ठीक है। नाउ हम बात करते हैं वेट को इंक्लूड करके, ये विदाउट वेट, इसको वेट के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है। होल्ड करना, डाउन, चेयर सपोर्ट, आप उसके साथ कर सकते हैं। अब वेट ऐड करना है, लेकिन हाई रेपिटेशन में, जी। ताकि स्ट्रेंथनिंग जो हमारे बोन्स के ऊपर वेसल्स हैं, आप इसको गूगल स्टडी करें, लाइक अ थ्रेड्स, हमारे अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया हुआ है जो जिसको हम नॉर्मली कहते हैं टिश्यूज़ हैं वो ब्रेक हो गए हैं, स्ट्रेंथ नहीं है, आपके जोड़ों में स्ट्रेंथ नहीं है, तो उसको स्ट्रेंथनिंग में लाने के लिए सेम बॉडी बैंड, बैक आर्च, फ्रंट चेस्ट अप, होल्ड, वेट कर लें, ये विदाउट वेट कर लें। 3 मूवमेंट्स आपने करनी है। 1 फॉरवर्ड अप साइड, ये विदाउट है, विद वेट भी लाइट वेट के साथ। अप, सेम लाइक जिम में मशीन होती है, रोइंग आप करते हो, केबल क्रॉस मशीन होती है, उसके साथ आप वार्म अप करते हो सिर्फ स्ट्रेंथनिंग के लिए। ठीक है। ठीक है। ओके, ये विदाउट। बैक में आर्च, चेन अप, फ्रंट चेस्ट अप, इसको कर्व शेप में बैक को लेके जाना है। नाउ आर्म स्टिफ, 1 2 15 रैप्स हाई रेपिटेशन के साथ। ठीक। 1 2 3 4। माय प्राइमरी मसल, मेरे रोटेटर, शोल्डर, सेकेंडरी ठीक है। स्कैपुला बोन, और थर्ड मेरा स्पाइनल एरिया डाउन आ गया। ठीक है। इसको सेकंड मूव में साइड्स मूव करना है, आपके डायरेक्ट मिड एरिया बैक। ठीक है। 1 2 3 4, विद और और विदाउट विदाउट दोनों वेट कर दोनों कर सकते हैं। सकते हैं आप। ठीक है। 4 5 15 रैप्स इसको आपने करना। ये आपने करनी है एक्सरसाइज अगर आपने अपनी बोन हेल्थ अच्छी करनी है, अपनी बोन्स को मजबूत करना है। लास्टली रहमान, आप क्या कहना चाहेंगे देखने वालों को? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा, जब मछली की खुशबू आती है तो खींचे चले जाते हैं। आपने खींचे चले नहीं जाना, क्योंकि वो होती तो टेम्परेरी है, स्पाइसी होती है, तो उस तरफ नहीं जाना। तो सबसे बेहतर ये है कि अपने डाइट को आपने शेप अप करना है, डिज़ाइन करें या करवाएं, कोई इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्कल नहीं है। फिर उसके बाद अपनी सेहत का ख्याल रखें। ये हड्डियां हैं तो उसके ऊपर मसल हैं। अगर आप ज़्यादा देर जवान रहना चाहते हैं तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखना है। डेफिशिएंसी, ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें जो है ना, इसको लेके आपने फॉलो करना, और आपका टारगेट आपके टाइम से पहले आपको मिल बिल्कुल जाएगा। ऐसे ही है जनाब। आज हमने आपको स्ट्रॉन्ग बोन्स के हवाले से बताया है कि उसके लिए किस तरह की डाइट होनी चाहिए और किस तरह का वर्कआउट होना चाहिए। हमारे साथ रहमान अब्बास मौजूद है। रहमान, थैंक यू सो मच कि आप आए। और तूबा इदरीस ने हमें ज्वाइन किया था। तूबा, आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कमिंग। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, आजकल ना हर चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, जो कि हैंडमेड चीज़ें हैं।
हम लोग भी पसंद करते हैं कि जनाब हैंडमेड चीज़ें हम लोग यूज़ करें, वो चाहे ज्वेलरी हो जाए, वो चाहे बैग्स हो जाएं, जूता अगर हैंडमेड बना हुआ है तो वो अच्छा लग रहा होता है। काफ़ी ऐसे घर की डेकोर की चीज़ें होती हैं, बेडशीट्स होती हैं, ऐसी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हैंडमेड होती हैं ना, तो वो लॉन्ग लास्टिंग भी होती हैं। उनका कह लें कि जो मयार भी बेहतर होता है और वो पायदार भी समझी जाती हैं। तो आजकल ये ट्रेंड भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, लोग पसंद करते हैं हैंडमेड चीज़ों का इस्तेमाल करना। और दूसरा ये कि अगर वो इको फ्रेंडली भी हों तो वो तो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है ना। तो आज एक ऐसी ही कह लें कि मिसाल है जिनसे आपकी मुलाकात भी करानी है, और वो अपनी मिसाल भी आप हैं कि वो इको फ्रेंडली हैंड बैग्स बना रही हैं और बाकी और भी चीज़ें बना रही हैं। वो इको फ्रेंडली उनका मोटिव है कि हमारा इन्वायरमेंट भी बेहतर रहे, और उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें ऐसी चीज़ें या ऐसी क्रिएशंस लेकर आएँ जो हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब ना करे, पोल्यूटेड ना करे। तो मिसाल ज़िशान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। मिसाल, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। मिसाल, आज आप क्या लेकर आई हैं? आज देयर आर सम न्यू प्रोडक्ट्स जो हमने लॉन्च किए हैं, जैसे कि ये मोटिवेशनल कोट्स वाले हमारे पाउचेस हैं, छोटे वाले। Okay. और हमारे ये डेनिम की पूरी कलेक्शन है जो हमने अब लॉन्च की है, बिकॉज पीपल वर आस्किंग डेनिम हमें चाहिए। डेनिम बहुत ट्रेंडिंग है यूनिवर्सिटी कॉलेज में। और उसके अलावा हमने बच्चों के लिए इस बार बहुत ज़्यादा एफर्ट किया है। अच्छा, ठीक है। मतलब लास्ट टाइम जब आप आई थी तब ये डेनिम वाली कलेक्शन नहीं थी हमारे पास? नहीं। अच्छा, लास्ट टाइम कुछ और चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ शेयर की थी। आज जो है ना वो डेनिम की जो कलेक्शन है वो आपको मिसाल जो है वो बताएंगी। अच्छा, बच्चों के लिए क्या कलेक्शन है? ये देखिए, बच्चों के लिए जैसे हमने ये वाला एक क्यूट सा बैग लॉन्च किया है। ओके। और उसके अलावा आप ये देखें, दिस इज ऑल्सो लाइक वन ऑफ द डिजाइन्स। ये बच्चों को बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है, एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ देम। मतलब आप आर्ट बैग वगैरह स्कूल में लेके जा सकते हैं, बहुत अच्छा। ये पैंडा बच्चों को पसंद आता है, पांडा कर रहे होते हैं। एंड ऑल्सो दिस वन। ओके, अच्छा, ये बच्चों का कलेक्शन है। दिस वन और वो। यस, ठीक है, ये बच्चों का कलेक्शन है। एंड देन द बेस्ट पार्ट इज कि ये वॉशेबल है, कि मतलब बच्चे इसको मिट्टी के अंदर ऐसे भी करके आएंगे ना, तो आप घर में इसके अंदर भी आप देखें कि कोई वो उस तरह का वो नहीं यूज किया गया जैसे कोई गत्ता यूज किया है या वो वैसा कुछ भी नहीं है। ये अंदर कपड़ा ही है। आप थक जाएंगे पर आपकी इससे जान नहीं छूटेगी। अच्छा, ये इतना लॉन्ग लास्टिंग है। वाह जी वाह। मतलब ये आप इसको वॉश करेंगे तो आपको वो टेंशन नहीं होगी कि अंदर से वो चीज़ जो है ना वो अब धुल के वो खराब हो गई है। अब तो हमारा पूरा बैग ये अंदर से भी सारा कपड़ा है कि आप इसको धोएंगे भी तो ये खराब नहीं होगा। ठीक है, ओके, वेरी नाइस। और अंदर इनसाइड में एक जिप भी है, सो अगर आपने छोटी चीजें रखनी है। अब बहुत सारी आजकल हमारी यूनिवर्सिटी कॉलेज गोइंग बच्ची हैं, उनको भी ये डिजाइन्स बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। तो इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू किड्स, आप बड़े लोग भी इसको यूज कर सकते हैं। तो अगर आपने मोबाइल फोन वगैरह वही है ना, टोट बैग बना हुआ है, आप इसको आराम से इसके अंदर कोई भी चीज डालें और इसको ऐसे लेकर चले जाएं। सही है, वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है, अच्छा, ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए क्या कलेक्शन है? अच्छा, इसी में बड़ों के लिए हमने ये वाला डिजाइन लॉन्च किया। ठीक है, लाइक दिस इज लाइक अ बिगर साइज। इसमें 15 by 15 का साइज है। ये उससे बड़ा है? ये उससे बड़ा है। ठीक है। मतलब जैसे आप आर्ट स्कूल में पढ़ते हैं और आपको स्केच बुक्स वगैरह उसके लिए आपको स्पेसेस चाहिए होता है, तो ये सेम है। एंड देन दिस इज फ्रॉम द मटेरियल कि आप इसको जितनी मर्जी दफा धोएं इट विल नॉट बी अफेक्टेड। तो इसके अंदर भी हमने इनर जिप दी है, और कपड़ा ऑब्वियसली हमारा यही होता है कि बेस्ट वाला जो भी हम यूज कर सकें। ठीक है, इसमें भी डिफरेंट डिजाइन हैं। ओके, ये भी है इसके अंदर डिजाइन और ये वाला डिजाइन भी है। ठीक है, मतलब आप कस्टमाइज भी करा सकते हैं? कस्टमाइज कर सकते हैं, बट इफ इट इज इन अ क्वांटिटी। अच्छा, बिकॉज हमारे अपने सेट डिजाइन है, हम वो यूज कर रहे हैं। बट इफ इट इज इन अ बल्क क्वांटिटी, जैसे हम बनाते हैं बहुत सारे लोगों को, अगर वो 20 से अबव हो या फिर वो फिर 20, 50, 100 जिस तरह उनकी हो, हम उस तरह से उनको बना के दे देते हैं। अच्छा, वो बल्क में आप कस्टमाइज बना के दे रहे हैं, वैसे नहीं दे रहे हैं? वैसे वन पीस इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू मैनेज। ओके, वरना आप यही सिर्फ डिजाइन्स हैं? हाँ, ये मतलब 5 इसमें है, 5 इसमें है, मतलब वी हैव गॉट अ ह्यूज कलेक्शन अब माशाल्लाह। ओके, ठीक है, तो ये डेनिम वाली कलेक्शन है आपकी। ओके, इसके अलावा? अच्छा, इसके अलावा ना अब हमने ये देखें, ये छोटे छोटे पाउचेस बनाए हैं जिसमें हर एक पे एक मैसेज लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे हर प्रोडक्ट के पीछे ना एक थॉट प्रोसेस होता है। तो अब इंस्पायर्ड, ये कॉफी के लिए। ठीक है, ये कॉफी, जो कॉफी लवर्स हैं ये कॉफी उनके लवर्स लिए है। और ये देखें, इस पे लिखा हुआ है अ जर्नी ऑफ 1000 miles begins with a single step। ओके, तो इट्स लाइक मोटिवेटिंग इन सम वे। अच्छा, एक मैं आपको और बहुत मजे का दिखाती हूँ। आप
ये वाला पढ़ो। हाँ, I found the key to happiness, stay away from idiots. So this Okay, is like good. a funny one. Good. This is like a funny one जो हमारा इतना ज़्यादा इसको लाइक किया जाता है ना, so a lot of people ठीक can है। relate with this. ये I guess. बच्चों की स्टेशनरी के लिए भी आप यूज कर आप सकते हैं, आप makeup अपने के लिए लिए- भी मेकअप पाउचेस के लिए भी यूज कर ट्रैवल सकते हो। करते हैं, हमें हाँ, बहुत इश्यूज होते हैं, तो Exactly. बेसिकली हमने ना ये उसको जेन में स्पेशली हाँ। रख के रखा है कि आप ट्रैवल करें, आपको इशू ना हाँ। हो, आप इसमें अपनी चीजें, वायर्स वगैरह भी, इवन योर हाँ पासपोर्ट एग्जैक्टली, और ये अच्छा खासा स्पेशियस भी है, ये देखें इसमें स्पेस भी है, इसमें आप मेकअप रख सकते हैं, इसमें आप स्किन केयर की चीज़ें रख सकते हैं, अपना ट्रैवल करने जा रहे हैं इसमें वो चीज़ें आ सकती हैं, तो ये अच्छा है, ये आप यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला है ना, दिस इज लाइक वन ऑफ आवर बेस्ट सेलर्स, और मुझे बहुत सारे लोगों ने आके कहा भी कि दिस हैज बीन अ गेम चेंजर फॉर देम। कभी कभी आप बहुत ज्यादा डाउन होते हो और फिर यू जस्ट फिर आपको इस तरह की एग्जैक्टली हमें कोटेशन चाहिए होती है खुद को मोटिवेट करने के लिए। वो एग्जैक्टली, जब डाउन पीरियड होता है ना, उसमें कुछ कोई लफ्ज भी किसी का ना आपको बहुत ज्यादा अफेक्ट कर जाता है, और फिर आप उसको मतलब फिर उसको फॉलो करते हैं। जैसे मैं खुद भी कभी बहुत ज्यादा डाउन हूँ तो मैं इसी में से कोई कोट निकाल के पढ़ ये लेती तो हूँ। चले बड़ी अच्छी बात। अच्छा, ये तो डेनिम है, ये कौन सा कपड़ा ये है? कैनवस है। ये कैनवस है, जी। ओके। ये भी वॉशेबल है और ये भी ड्यूरेबल है। ये भी ड्यूरेबल है, वॉशेबल है, बट इसको तो आप मशीन से जैसे मर्जी इसको कर denim सकते को हैं, कर ठीक सकते है, हैं, ठीक बट है। इसको ये है कि आपको हैंड वॉश करना पड़ेगा, ओके, बिकॉज इसके अंदर हमने प्लस वो कहते हैं मोम की कोटिंग की हुई है। अच्छा, सो दिस इज लाइक अ फॉर्म। वैसे ये एक बिल्कुल आप समझे ये कपड़ा ऐसा है जिसको हम रैग्स के तौर पे यूज करते थे। हमने Okay. उस जो कहते हैं ना, जो जिसकी कोई कदर नहीं थी कपड़ा, उसको इस्तेमाल करके ये प्रोडक्ट बनाया है। ओके, तो इसके अंदर पूरी कैंडल की समझ ले कोटिंग है प्रॉपर, क्योंकि हमने कोशिश की है कि हम वो भी बायोडिग्रेडेबल यूज करें। तो दैट हैज कॉस्ट अस अ लिटिल मोर, बट वी वांट टू गिव द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट टू आवर कहते हैं ना कस्टमर्स, ठीक है। इसके अलावा ये वाला भी हमें दिखाएं, ये कौन से कपड़े का बनाया आपने? ये हमारा जूट का है, अच्छा, ये जूट का जो जिससे हमने बिगिनिंग की थी अपनी, अच्छा, जूट से इससे स्टार्ट किया था आप हमने लोगों ने? जूट से स्टार्ट किया था, ठीक है। और ये बैग बनाया था। ठीक है, और ये जूट का है। मुझे याद है जब मैंने ये आज से 2 साल पहले बैग बनाया था, तो मुझे लोगों ने कहा था आप क्या थैला बेच रही हो पाकिस्तान में, ये नहीं बिकेगा। मैंने कहा हारना नहीं है, बस जो भी है आप अपना जो मोटिव है उसको लेके चलो, और आई थिंक यू शुड नेवर स्टॉप। अब उन्हीं को कहना था, देखा है थैले बिक रहे हैं मेरे, पूरी दुनिया में जा रहे हैं और लोग थैले ही ले रहे हैं। हाँ, थैली ले। तो ये एक बात भी है कि आपका जो अगर आपकी एम स्ट्रांग है, अगर आपका बिजनेस प्लान स्ट्रांग है ना, आप रुके मत, आप लोगों की बात मत सुने, बिकॉज पीपल विल नेवर बी हैप्पी। वो कुछ ना कुछ आपको कहते रहेंगे। तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ऑब्वियसली इज, मैं कहती हूँ लोग आपको खुश नहीं देख सकते हैं, ठीक है। वो कुछ लोग होते हैं जो आपको मोटिवेट कर रहे होते हैं, जो आपके वेल विशर्स होते हैं, बाकी सारे वो कहते हैं ये खुश क्यों है, ये तो अच्छा काम क्यों कर रहे हैं। तो ये ऐसे लोग होते हैं जो आपको डिमोटिवेट करने के लिए आते हैं आपकी जिंदगी में, लेकिन उनकी बातों को आपने नहीं सुनना है। अब अपने फोकस रखें अपनी चीज, अपने काम के ऊपर, और फिर आपका काम बोलता है। उनकी बातें कोई वैल्यू नहीं करती हैं। हमारी बहुत सारी लेडीज हैं जिनसे मेरी इंटरेक्शन होती है, वो डरती हैं, जो मैंने फील किया है कि बिकॉज उनको एक चीज के लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। आई थिंक कोई भी अगर आज कोई भी मैंने किसी भी मुकाम पे किसी औरत को या किसी भी मर्द को भी सक्सेसफुल देखा है, तो बिकॉज वो उस स्टेप से आगे गए कि लोग क्या कहें, बिकॉज लोगों ने तो कहना ही कहना है। आपने उस चीज से बाहर निकाल के ना अपने आप को फोर्स करके आप काम अच्छा करना कह रहे हैं, आप बुरा कर रहे हैं, लोगों ने कहना ही कहना है, तो ये छोड़ दें उनके ऊपर। और आपने जब ये स्टार्ट किया, बिकॉज आप इन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें बना रही हो, तो किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा आपको? बिकॉज ऑब्वियसली ये वो चीज़ें हैं जो बहुत कम लोग कर रहे होते हैं, तो किन किन चैलेंजेस का सामना किया आपने? मैंने जो सबसे बड़ा चैलेंज फेस किया ना, वो ये था कि मुझे इस कम्युनिटी में, क्योंकि आज से 2.5 साल पहले लोग ये चीज़ समझते नहीं थे, फिर उस सबको समझाना, कॉन्सेप्ट करवाना, वो चीज़ बहुत थी। लेकिन ये था कि मुझे बिकॉज मेरा एक ऑनलाइन प्रेजेंस है, तो बहुत ज़्यादा लोग जो बाहर के मुल्कों में हैं, इवन पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, बिकॉज एक डिफरेंट यूनिक कहते हैं एक स्ट्रीम थी जिस पे मैं काम करी थी, उसने भी, और कुछ मेरे अपने था, मैंने कहा मैंने हारना नहीं है, तो आई केप्ट गोइंग, आई डिड नॉट स्टॉप। हालांकि आप देखें तो अगर मैं ज्वेलरी या किसी और चीज़ का काम करती तो मुझे ज़्यादा मटीरियलिस्टिक वैल्यू देता,
लेकिन आई डिड नॉट थिंक अबाउट दैट व्हाट आई वांटेड, क्योंकि मैं आपको पहले भी बताया कि आई वांट कि लेगेसी आप एक छोड़ के जाओ, एक लॉन्ग लास्टिंग कुछ समथिंग फॉर द फ्यूचर एनवायरनमेंट। तो हमने फिर इस वजह से मतलब इस पे काम किया। इवन अभी एक कंपनी थी, दे वांटेड टू इन्वेस्ट इनटू अस एंड दे सेड कि आप रिसर्च और डेवलपमेंट करो। इट वाज अ दुबई बेस्ड कंपनी। तो मतलब हम उस तरह से उसको परस्यू नहीं कर पाए, लेकिन ये है कि अभी हमें लोग एक्सेप्ट करते हैं। मतलब डिफरेंट है ना वो सारी उस फील्ड में एक चीज़। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, पाकिस्तान में सोलर सार्फिन के लिए नेट मीटरिंग पॉलिसी में बड़ी तब्दीली की गई है। वजारत तवानाई ने नई पॉलिसी नेपरा सोलर सार्फिन कवानीन 2025 के तहत तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद मंजूरी दे दी है। अब सबसे अहम तब्दीली ये है कि पुराने नेट मीटरिंग निज़ाम को ख़त्म करके नेट बिलिंग का निज़ाम मुतारिफ करवाया जा रहा है। अब इसके तहत सार्फिन अपनी पैदा करदा बिजली के लिए तकरीबन 11 रुपये फ़ी यूनिट वसूल करेंगे, जो पुरानी कीमत 25.98 रुपये फ़ी यूनिट से कम है। सोलर मुआहदे की जो मुद्दत है उसको 7 साल से 5 साल कर दिया गया है, जबकि अब 25 किलोवाट से कम लोड वाले सार्फिन को भी नेपरा से लाइसेंस लेना लाजमी होगा। अब ये इक़दाम जो है वो सार्फिन के बिजली के बिल और मुनाफे पर क्या असर डालेंगे, इस पर बात करते हैं। फ़ाहद अमीन हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है, उनसे बात करते हैं। फ़ाहद साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। फ़ाहद साहब, स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद ये नई पॉलिसी जो है ना वो वजारत तवानाई ने इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं, नेपरा सोलर सार्फिन कवानीन 2025। तो इनमें कौन कौन से स्टेक होल्डर्स थे जिन्होंने मुशावरत की और उनकी मंजूरी के बाद ये पॉलिसी लेकर आए हैं? देखिए, सबसे पहले तो नेपरा इसको देखती है, उसके बाद जो बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं वो स्टेक होल्डर्स है, जाहिर बात है, और उसके बाद वजारत तवानाई और हुकूमत पाकिस्तान। ठीक है, मतलब इसमें अवाम का कोई वो नहीं है? हाँ, हम अवाम के नुमाइंदे, उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अवाम के नुमाइंदों के तौर पर वो बंदे रखे हुए हैं जो वो आप समझती हैं कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आते हैं वो होते हैं अवाम के नुमाइंदे हैं उनमें से कुछ, मगर ऐसा कोई मामला नहीं होता। लेकिन अवाम की कोई नहीं सोचता, उधर बैठ कर भी नुमाइंदे वो अवाम के हैं, लेकिन वो अवाम की नहीं सोचते हैं। ठीक है, अवाम के तो नुमाइंदे फिर जो उसका क्या नाम है बैठे हुए हैं, वजारतों में बैठे हैं, हुकूमत में बैठे हैं, वो भी अवाम के नुमाइंदों के तौर पे ही होते हैं। वजारत तवानाई में भी तो हाँ जी, जो वजीर हैं वो भी अवाम के नुमाइंदों के तौर पे ही आगे ऊपर बैठे हुए हैं, मगर अवाम की जो फलाह है, जो अवाम का फ़ायदा है, उस पर नहीं देखना उन्होंने। जो अवाम को नुकसानदेह चीज़ है उसकी तरफ जाना है उन्होंने। तो अब ये जो नेट बिलिंग का इन्होंने नया सिलसिला शुरू किया है, पहले नेट मीटरिंग के लिए। देखिए, सोलर पे पिछली हुकूमत की, इसी हुकूमत के पिछले दौर में अगर आप देखें, थोड़ा पीछे देखें, उन्होंने जब ये नए नए आए थे तो इन्होंने सोलर पे इन्होंने बूम सोलर पे लेके आए थे और तशहीर की थी इन्होंने, तशहीर की थी सोलर की कि ग्रीन एनर्जी के ऊपर हमें शिफ्ट होना चाहिए। लोगों ने धड़ाधड़ सोलर लगवाए हैं। इस वक्त अगर मैं वज़ीर तवानाई की ही बात को कोट करूं तो इस वक्त उनका कहना था कि 19,000 से ज़ायद जो है वो बिजली हमारी 19,000 मेगावाट से ज़ायद सोलर पे चली लेके आ रही है, सोलर पैदा कर रहा है। तो लोगों ने बहुत ज़्यादा सोलर लगवाया, जो बर्दाश्त कर सकते थे, जो बाय कर सकते थे, जिनके पास कुव्वत थी ख़रीदने की, उन्होंने सोलर लगाए। ऐसे भी लोग मैं जानती हूँ फ़ाहद साहब कि लोगों ने उधार लेके या कमेटियां डाल के सोलर लगवाया कि ये जो बिजली के बिल जो गर्मियों में इतने ज्यादा आते हैं उनसे हमारी जान छूटे। बिल्कुल बिल्कुल, जिसकी जितनी पहुंच थी, जिसने जिस तरह भी किया उसने उस तरह सोलर लगवाया। एग्जैक्टली, ठीक है। मगर अब ये तकरीबन कोई 6 माह हो चुके हैं, 6 माह या यही साल लगा लें, इसी साल के अंदर अंदर बहुत सी पॉलिसियाँ जो है वो बस डराया ही गया आवाम को, हम ये पॉलिसी लेके आ रहे हैं, ये पॉलिसी लेके आ रहे हैं। पिछली जो पॉलिसी थी वो ये थी कि सोलर के जो यूनिट हैं वो उसका रेट जो है वो 10 रुपये कर दिया जाएगा। ठीक है, वो पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हुई, खैर अभी तक नहीं हुई। अब ये नई जो नेपरा की जानिब से पॉलिसी लेके आई जा रही है सोलर 225 की, तो 2025, तो इस पर जो है वो इसकी मंजूरी हो चुकी है नेपरा की तरफ से, तो इसकी मंजूरी दे दी गई है। अब वजारत पावर डिवीजन की मंजूरी के बाद इसको लागू कर दिया जाएगा। तो जो हमें देख रहे हैं, आसान अल्फाज में उन्हें हमें समझाना है कि जिनके घर सोलर लगे हुए हैं, हम उनको इस पॉलिसी के बाद क्या नुकसान होने वाला है, क्या मुश्किलात पैदा होंगी उनके लिए? देखें, जो ये नई पॉलिसी आ रही है इससे मुश्किलात तो हैं,
ठीक है। ठीक है, मगर हुकूमत के जो सूरत हाल थी कि मैंने आपको बताया कि वजारत तवानाई का मैंने आपको कोट किया कि 19,000 मेगावाट तक सोलर से बिजली पैदा हो रही है, जो सिस्टम से जो है वो जिस सिस्टम में शामिल हो रही है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बताऊं कि जो नेट बिलिंग का प्रोसेस है ना, वो नेट बिलिंग का प्रोसेस नेट मीटरिंग से बिल्कुल अलग है। ठीक है। नेट मीटरिंग में ये होता था कि आप सारा दिन अपना सोलर इस्तेमाल करते थे, बिजली इस्तेमाल हो रही है, और जो आपकी फ़र्ज़ करें आपने एक दिन में 100 यूनिट जो है वो नेट सोलर से पैदा किया, ठीक है। सोलर से बनाया, उस 100 में से आपने 50 यूनिट इस्तेमाल कर लिए, 50 यूनिट आपने लेस्को को वापस दे दिए। ठीक है। रात के टाइम, शाम के टाइम, चूंकि अब तो सर्दियां हैं, वैसे ही ज़्यादा सोलर इस्तेमाल नहीं होगा, सोलर से बिजली नहीं बनेगी, बहुत कम बनेगी। तो ये जो यूनिट आप इस्तेमाल करेंगे, 100 यूनिट फ़र्ज़ करें आप लेस्को का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उसका आपको टैरिफ रेट जो लेस्को का मुकर्रर है उस टैरिफ पे, यानी कि अगर आप, मैं आपको बताता हूँ, वो मुख्तलिफ रेट्स हैं। अच्छा। जैसे अगर आप 100 यूनिट तक इस्तेमाल करते हैं, अगर आप प्रोटेक्टेड सारिफ हैं तो आपका रेट 10 रुपये है फी यूनिट। अगर आप नॉन प्रोटेक्टेड हैं तो आपका रेट 22.5 से 23 रुपये आ जाता है। मुख्तलिफ स्लैब्स हैं। अगर अगली स्लैब इस्तेमाल करते हैं आप, उसका आपका रेट बन जाता है 32 से 33 रुपये तक। और अगर उसमें टैक्सेस शामिल किए जाएं तो 300 यूनिट से ज़ायद जो सारिफ है उसको कम व बेश 50 से 54 रुपये फ़ी यूनिट तक वो बिल आता है उसका, एक फी यूनिट। हाँ जी, उसमें अगर आप टैक्सेस शामिल करते हैं सारे, ठीक है, तो वो आपका तकरीबन 52 से 54 रुपये तक समथिंग, मुख्तलिफ, क्योंकि घरेलू टैरिफ भी है, कमर्शियल टैरिफ भी है, उसके बाद ज़रूरी टैरिफ भी है, हर टैरिफ का अलग अलग रेट है। तो अगर आप उस तरह इस्तेमाल करते हैं, अब नेट बिलिंग में क्या होता, नेट मीटरिंग में क्या होता था कि आपने 100 यूनिट बनाए, 50 यूनिट आपने घर में इस्तेमाल कर लिए, 50 यूनिट आपने लेस्को को दे दिए। ठीक है। जो शाम के टाइम में आपने 50 यूनिट इस्तेमाल करने हैं, वो जो आपके 50 यूनिट लेस्को को गए हुए हैं वो बार्टर सिस्टम था। यानी कि वो 50 यूनिट से 50 यूनिट खत्म हो गए। हाँ जी, और आपको कोई बिल नहीं, और आपका बिल जीरो हो गया, आपको कोई बिल नहीं आता। अब बिल का नहीं, अब क्या होगा? अब इस पॉलिसी के तहत आपने 50 यूनिट इस्तेमाल करिए जी, 50 यूनिट आपके बचे थे वो आपने लेस्को को दे दिए जी। अब लेस्को ने उसका जो नेपरा ने रेट मुकर्रर करना है, अभी वो कंफर्म रेट अभी तक नहीं आया। अच्छा। तजवीज़ है 11 रुपए। हाँ जी, तजवीज़ है 11 से 13 रुपए तक। अच्छा, 10 से 13 रुपए तक के दरमियान में ये रेट आ सकता है। और कुछ पहले दिन पहले ये 25 नहीं, अब जो पहले रेट जो चल रहा था वो था तकरीबन 25 रुपए, 25 से 26 रुपए लगा लें, ठीक है ना, उसमें से टैक्सेस वगैरह शामिल करके नेट मीटरिंग के दौर में चल रहा था, वो 25 से 26 रुपए चल रहा था। वो 25 से 26 रुपए, एक्यूरेट 27 रुपए 72 पैसे था, मगर वो टैक्सेस वगैरह काट के तो वो 25 से 26 रुपए तक समथिंग इतने पैसों तक जो है ना वो आ जाता था। ठीक है। अब क्या होगा, अब आपने जो लेस्को ने, अच्छा वो रेट उन यूनिट्स का था जो आपके इस्तेमाल से हटके हैं। फर्ज करें आपने 125 यूनिट बनाए हैं, 100 यूनिट आपके इस्तेमाल हो गए, यानी कि 50 तो आपने लेस्को को दे दिए थे, लेस्को के 50 रात को वापस आ गए, 25 आपके फिर भी एक्स्ट्रा रहे। ठीक है, उस 25 रुपए का, उस 25 यूनिट्स पे ये रेट दे देते थे, और उसके पैसे भी वापस मिल जाते थे आपको सारिफ को। अब ये सिलसिला है कि आपने 100 यूनिट बनाया, 50 यूनिट आपने लेस्को को दे दिया, 50 यूनिट रात को आपने लेस्को का इस्तेमाल किया, ठीक है, आपके उधर गए हुए हैं। ठीक है, अब उन्होंने क्या करना है कि वो जो 50 यूनिट हैं उसका रेट लगेगा आपको नेपरा रूल्स के मुताबिक, जो आम सारिफ को लगता है टैक्सेस शामिल करके, जो 50 से 52 रुपए है। ठीक है, फर्ज करें 300 यूनिट आप लेस्को की यूज कर रहे हैं, जो आपको आप लेस्को को सरकारी टैरिफ पे आपको वो रेट लगेगा, उसका बिल बनेगा, और जो आपने लेस्को को 50 यूनिट दिए हैं वो आपके 13 रुपए के हिसाब से लेस्को लेगी। ठीक है, ठीक है, और वो 13 रुपए के जो पैसे हैं, 13 रुपए के हिसाब से 50 यूनिट के पैसे वो उस बिल में से डिटेक्ट हो जाएंगे, और बाकी आपको बिल आपको बिल आना पड़ेगा। पहले इसका सिंपल अल्फाज में ये था कि पहले जो सोलर सार्फिन थे उनको बिल नहीं देना पड़ता था, मतलब वो बार्टर सिस्टम होता था, वो जीरो हो जाता था उनका बिल। अब जो है ना वो सारी चीजें निकाल नुकुल के उनको बिल फिर भी उनको बिल आना है। ठीक है, ठीक है जी। फहद अमीन हमारे साथ मौजूद थे और हम न्यू नेट मीटरिंग के हवाले से बात कर रहे थे, नेट बिलिंग के हवाले से बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया फहद साहब, आप आए इसके ऊपर बात की। जनाब, भीगा भीगा सा दिसंबर याद आता है जब भी दिसंबर आता है, और जैसे ही शुरू हुआ था दिसंबर तो हमें तो ये लग रहा था, जिस तरह की रिपोर्ट्स भी आ रही थी और जिस तरह का हमारा इन्वायरमेंट था, कि जनाब दिसंबर में कोई बारिशें नहीं होने वाली हैं।
और प्रिडिक्ट भी ये किया जा रहा था। फिर जब हम अपने गेस्ट को भी बुलाते थे वो भी ये कहते थे कि जनाब जो प्री बारिशें हैं विंटर्स की वो नहीं होने वाली हैं, ये पोस्ट विंटर बारिशें होंगी। तो आज क्योंकि बूंदाबांदी हुई है, सुबह थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ है और आगे एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है, बारिशें होंगी नहीं होंगी या अभी भी वही पोस्ट विंटर बारिशों की नवीदी सुनाई गई है, इस पे बात करेंगे। और बारिशें ना होने की वजह से किन किन चीज़ों को नुकसान पहुंचेगा उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ सुहेल कैसर साहब मौजूद हैं, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। सुहेल साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सुबह एंजॉय किया फिर आपने मौसम, बारिश हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई, पता चला कि देखें ये हमें थोड़ा सा हिस्सा मिला है जो एक 20, 21, 22 3 दिनों का एक सिस्टम है जो मुल्क के बालाई इलाकों में उसने प्रिवेल किया है, जिसके तहत वहाँ पर बर्फ़बारी भी हुई है, बालाई इलाकों में कुछ बारिशें भी रिकॉर्ड की गई हैं। तो एक्सपेक्टेड था कि शायद उसमें से थोड़ा बहुत हमें हिस्सा मिल जाए, किसी कदर बूंदाबांदी की शक्ल में या फिर सर्दी की शिद्दत में इजाफे की शक्ल में या फिर धुंध में इजाफा हो जाए। तो ये इस तरह का कोई ऐसा सिस्टम है नहीं कि जो पंजाब में जिसने प्रिवेल किया है और ये मतलब अच्छी बारिश बरसाएगा, बस ये यहीं तक था कि मतलब इतनी हल्की सी बूंदाबांदी, ये उसी सिस्टम के कुछ असरात यहाँ तक मुरतब हुए हैं और आगे भी मतलब कोई इस तरह का बारिश का इम्कान जाहिर नहीं किया जा रहा। सो हम ये नहीं कह सकते कि हमें मतलब ये कोई मौसम सरमा की पंजाब में कोई पहली बारिश हमें मिल गई है, मतलब ऐसे ही ये तो मतलब जस्ट एक चूंगा मूंगा होता है ना वो तो जब पुराने ज़मानों में वो जाते थे दुकानदार से कुछ चीज़ लेते तो वो चूंगा भी देता था, 2 रेवड़ियाँ दे दी, एक छोटी सी टाफ़ी दे दी, तो वो ये चूंगा मूंगा सा है। तो बस ये इतना ही है, सही है, इससे ज़्यादा का नहीं, इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला अभी इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है। लेकिन चलें इसी को गनीमत जान लेते हैं कि कुछ ना कुछ तो हुआ, लेकिन ज़्यादा की उम्मीद मत रखिएगा। ओह माय गॉड, मतलब ये हम उम्मीद फिर यही रखें कि ये जो कुछ दिन रह गए हैं दिसंबर के, ये भी खुश्की ये तकरीबन खुश्की हैं। शायद दिसंबर के एंड में कोई थोड़ा बहुत कोई हो जाए, लेकिन वो भी कोई बहुत मुझे लगता है कि महकमा मौसमियात वाले भी हमें बहला रहे हैं, नहीं आप फिक्र ना करें, बस नेक्स्ट वीक जो है ना। लेकिन जो ज़्यादा तवक्कुआत या जो ज़्यादा मुमकिन तौर पर यही हो सकता है कि कोई बारिश का कोई ज़्यादा मतलब भीगा दिसंबर जो एक कॉन्सेप्ट है ना हमारे जहन में, अब उसको भी मेरा ख्याल है तब्दील कर लेना चाहिए। तो इस मरतबा तो सूरत हाल इस हवाले से काफ़ी ख़राब है और इसको हम ये कह सकते हैं कि ये किसी हद तक ड्राउट की तरफ जा रही है ना। मतलब मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि वो पंजाबी में कहते हैं वतर लगना, मतलब जो मौसम सरमा की हल्की सी बारिश होती है वो फसलों को थोड़ा सा वो नमी फ्राहम कर देती है ज़मीन को, जिससे तो वो भी नहीं हो अभी नहीं हुई ना, कुछ भी नहीं है। और इसी वजह से कितनी ख़राब हो जाएंगी, तबाह हो जाएंगी। इसी वजह से आप देखें कि पूरे शहर में आप घूमें, जितने दरख्त सड़क किनारे या घरों में लगे हों तो वो मट्टी से अट गए हैं। अगरचे PHA वाले वो सुबह जो नौजवान हैं जो एहलकार हैं वो पाइप के साथ, लेकिन जाहिर है जब तक कुदरत का एक उसमें नहीं होता तो आप कितने पौधे धो लेंगे, आप किस कदर सफाई करें। घरों में आप देखें कि इधर से वो डस्टिंग वस्टिंग करें तो 2 घंटे के बाद फिर वो गर्दो गुबार हो जाती। तो ये जब तक बारिश नहीं होगी तो ये सिलसिला इसी तरह आगे चलता रहेगा। दुआ कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। अच्छा, क्या ये बर्फबारी भी इस दफ़ा कम हुई है जिसकी वजह से ये सूरत हाल का सामना हमें करना पड़ रहा है? पैटर्न कोई चेंज हुआ है बर्फबारी का भी या सिर्फ बारिशों का ही और सिर्फ मैदानी इलाकों में ही बारिशों का पैटर्न चेंज? नहीं, पिछली मरतबा भी बर्फबारी कम हुई थी और हम अपने प्रोग्राम्स में बारहा कह चुके हैं कि जो मॉनसून की शिद्दत इस मरतबा देखने में उसकी एक बड़ी वजह बर्फबारी का कम होना भी था, क्योंकि जो मौसम का हाल बताने वाले उन्होंने उसी वक्त कह दिया था कि चूँकि तकरीबन 35% के करीब बर्फबारी कम हुई थी गुज़श्ता साल। तो जब बर्फ़बारी कम होती है ना तो वो जो पहाड़ों का हिस्सा नेकेड रह जाता है ना तो वो फिर मानसून हवाओं को मकनातीस की तरह अपनी तरफ खींचता है। इसीलिए वो ज़्यादा पावरफुली जो है मानसून की हवाएं आई और उन्होंने बहुत सारे ये ना एक इतनी बहुत बड़ी साइंस है मौसम के, शायद हम तो इसका मतलब बड़ा सतही सा हिस्सा जानते हैं कि मतलब आप देखें कि पूरी दुनिया के जो मौसम होते हैं ये बहरुल काहिल से कंट्रोल होते हैं। अल नीनो ला नीना आपने ये सुना होगा। अल नीनो मतलब अगर समुंदर मामूल से ज़्यादा गर्म हो गया तो दुनिया भर के मौसम गर्म हो गए। ला नीना अगर समुंदर मामूल से ज़्यादा ठंडा हो गया तो दुनिया भर में सर्दी आ गई। तो अभी देखिए ना कि यानी एक समुंदर जो है पूरी दुनिया के मौसमों को कंट्रोल करता है, बहरुल काहिल पैसिफिक ओशन।
मतलब उमूमी तौर पर जो इसका टेम्परेचर है बहरुल काहिल का वो 26 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान कहा जाता रहता है, लेकिन अगर इसमें 0.5 का भी इजाफा या कमी हो जाए तो वो पूरा पैटर्न चेंज हो जाता है। दुनिया के मौसम को चेंज कर देता है। सिंपल सा तरीका है कि अल नीनो समुंदर गर्म हो और लानीना समुंदर ठंडा, मामूल से ठंडा हो गया। सो अभी इस वक्त जो वहाँ पर कंडीशन है वो ना लानीना की कंडीशन है ना अल नीनो की कंडीशन है, मतलब इन बिटवीन है। यानी अभी इसका पैटर्न चेंज हुआ हुआ है। पैटर्न तो उसका चेंज होता ही रहता है। मतलब ये तो एक बहुत सारे इसमें दीगर बहुत टेक्निकली बहुत सारे पॉइंट्स हैं, शायद आपकी दिलचस्पी उनमें ना हो, तो उनका पैटर्न के में भी मतलब उतार चढ़ाव देखने में आता रहता है। सो ये एक इस तरह का पैटर्न है कि अगर अल नीनो की कैफियत पैदा हो गई या तो समुंदर गर्म हो गया तो समझ लें कि गर्मी की शिद्दत बढ़ गई, बारिशों में कमी आ गई, खुश्क साली हो गई, लानीना की कंडीशन पैदा हो गई तो ठंड ज़्यादा हो गई। तो इस वक्त उसमें इस तरह की कोई सिलसिला नहीं है। तो यहाँ पर भी देख लें ना ज़्यादा, वो अभी तक मतलब दिसंबर जो है मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। हालांकि जो गुज़श्ता 30 साल का टेम्परेचर है वो तकरीबन 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड है, मतलब औसत जो टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर दिसंबर का। तो अभी गुज़श्ता दिनों तो बल्कि इससे कम था, अब उससे थोड़ा सा इजाफा हो गया, अब 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरह की कंडीशन है। तो इस सिलसिले में तो बारिश का बड़ी बेचैनी से हम सबको इंतज़ार है कि भाई बारिश होगी तो काम फिर आगे चलेगा, वरना तो फिर खुश्क साली तो है ही है। तो ये तो नहीं होगा कि ये पोस्ट विंटर जो बारिशें हैं वो भी और साथ मिलके जो मॉनसून की बारिशें भी कहीं ना कहीं वो दोबारा से एक डिज़ास्टर्स की कैफियत जो है वो सूरत हाल क्रिएट हो जाएगी? नहीं, मॉनसून की बारिशों का तो भी खैर कोई सवाल ही नहीं है ना। अभी तो हम विंटर की बारिशों के हवाले से बात कर रहे हैं और वरीड हैं कि इसका जो पैटर्न चेंज हो रहा है। देखें ना, जो फसलों को पानी जो नमी उनको मतलूब होती है वो उनको नहीं मिल रही, नतीजतन हमें ज़मीनी पानी पर ज़्यादा इन्हिसार करना पड़ रहा है। और ऑब्वियसली जब ज़मीनी पानी ज़्यादा इस्तेमाल होगा तो जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो भी हमारा कम नुकसान होगा। पहुँचेगा। और उसमें एक और बड़ा भी सोलर की बात हो रही थी जी। तो अब देहातों में लोगों ने मतलब ट्यूबवेल्स के साथ सोलर लगा लिए। अब वो लेस्को के या जो उनकी कंपनी है तकसीमकार कंपनी, उसके वो ज़्यादा मोहताज नहीं रहे। दिन के वक्त वो सोलर, अच्छा वो ये समझते हैं कि सोलर है, मुफ्त में बिजली चल रही है, वो मतलब उसको वो ये हमें ये अंदाज़ा नहीं हो पा रहा कि हम किस तेज़ी से अपने जो अंडरग्राउंड वाटर के रिजर्वायर्स हैं उनको यूज़ किए जा रहे हैं। कि पहले तो वो बिजली आती थी, फिर वो बिजली चूँकि महंगी होती थी तो बड़े एहतियात के साथ वो ट्यूबवेल चलाते थे कि उतनी मिकदार में पानी निकाला जाए जितनी मिकदार में हमें रिक्वायर्ड है। लेकिन अब वो चूँकि उसके लिए बिल नहीं देना पड़ता, ठीक है ना। जब वासा के बिल नहीं हुआ करते तो अक्सर लोगों के नल ख़राब होते तो वो महीनों तक ख़राब ही रहते थे, वो चलते ही रहते थे। अब बिल देना पड़ता है तो अब आप किसी की घर में टूटी जो है वो खुली नहीं देखेंगे, उनकी मरम्मत होगी। तो अब उनको चूँकि इसका बिल नहीं देना पड़ता तो इसलिए वो उसको चलाते हैं सोलर का एक। और आपको मतलब जो 95% पानी है वो ज़रूरी मकासद के लिए इस्तेमाल होता है। ये पीने वीने का पानी तो ये को 5-7% नहीं। तो इसी तरह अगर सूरत हाल सुहेल साहब रही कि ड्राउट की सूरत हाल, बारिशें नहीं होंगी, तो ये तो एक तो हमारा जो अंडरग्राउंड पानी का लेवल है वो भी कम होता जाएगा, वो तो पहले ही कम हो चुका है। और दूसरा ये भी सारी सूरत, ये तो बड़ी वर्स्ट कंडीशन हो जाएगी हम सबके लिए। आपको ये बताता हूँ कि मतलब जब हम जवानी में क्रिकेट खेला करते तो इधर से मुज़ाफ़ाती एक इलाका है सलामतपुरा, वहाँ पर ग्राउंड होता था, ग्राउंड एक। तो उस ग्राउंड के बिल्कुल साथ वो जो ट्रैक्टर ट्राली वाले थे उन्होंने मट्टी उठा के मतलब वो निकाल के तो बेचते थे। तो वहाँ काफ़ी गहरी हो गई थी ज़मीन, ठीक है। तो जब हमें अपनी वो क्रिकेट की वो पिच के लिए पानी चाहिए होता था तो हम वो जो उन्होंने खुदाई की होती उसमें कोई 4-5 फुट और मज़ीद खोदते थे तो पानी निकल आता था। ये मैं आपको लाहौर की बात बता रहा हूँ, ठीक है ना, इतना अंदर। तो अब अच्छा पानी लेने के लिए जो मतलब जिसमें वो अब आपको 500-700 फीट तक जाना पड़ता है। तो वो इस तरह थोड़ी सी खुदाई करते थे तो वो पानी निकल आता था, मतलब साफ बिल्कुल फर्स्ट क्लास पानी।
तो अब आप देख लें लाहौर में पानी का लेवल कहाँ चला गया। तो ये आने वाली चीज़ें जो है ना ये बड़ी ख़तरनाक हैं, मसाइल बहुत ज़्यादा मसाइल बहुत ज़्यादा हैं जिनको केटर करने की ज़रूरत है। बतौर शहरी भी हमें कुछ इकदाम करने की ज़रूरत है, और मैसिव लेवल पर तो वो तो हुकूमत ही इस चीज़ को लेकर चल सकती है। तो होप फॉर द बेस्ट कि हम जो भी इनिशिएटिव्स लें वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छे हों। सुहेल कैसे साहब हमारे साथ मौजूद है। सुहेल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।